नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी समाजशास्त्र सिंपल पेपर 2024 के लिए जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं आपके क्लास 11th का और ये सिंपल पेपर नंबर 7 है। ऑलरेडी सिंपल पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम सिंपल पेपर नंबर 7 को जानने वाले हैं और ये नए सिलेबस के अनुसार बनाया जा रहा है, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं सोशियोलॉजी समाजशास्त्र सिंपल पेपर 2024 का नंबर 7 क्लास 11th न्यू सिलेबस के लिए। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है प्राथमिक समूह की परिभाषा बताओ। प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? प्राथमिक समूह छोटे आकार का वह समूह है जिससे सदस्य आपस में निकट वैयक्तिक चिरस्थायी संबंध रखते हैं। मतलब एक ऐसा समूह, छोटा समूह, यहाँ पे जब भी बात समूह का आएगा प्राथमिक समूह में, तो आपको याद रखना है छोटा समूह होगा जिसके जितने भी सदस्य होते हैं, समाज में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उस समूह में, उनका आपस में संबंध होता है, वो आपस में काफी निकट होते हैं। निकटतम संबंध बनाए रखने की प्रक्रिया को हम प्राथमिक समूह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है? हवा का जो प्रदूषण है वो किन कारणों से होता है? तो देखिए वायु प्रदूषण के हालांकि कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है उसके बारे में जान लीजिए कि वायु प्रदूषित कैसे होता है। वायु प्रदूषण जीवाश्म ईंधनों के अधूरे जलने के कारण होता है। याद रखिएगा जब भी हम किसी चीजों को जलाते हैं, चाहे वो जीवाश्म ईंधन ही क्यों ना हो, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके जलाने से वायुमंडल में मौजूद हवा जो है वो प्रदूषित होता है, क्योंकि जब भी कोई चीज जलता है तो CO2 को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो ये कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। इनमें बिजली या परिवहन के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जो कोयला को जलाया जाता है, तेल को जलाया जाता है, गैसोलीन को जलाया जाता है, तो यही सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो वायु को प्रदूषित करने के प्रमुख कारणों के रूप में या फिर प्रमुख कारकों के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है अंतः विवाह तथा बहिर्विवाह में क्या अंतर है? अंतः विवाह से आप क्या समझते हैं और बहिर्विवाह से आप क्या समझते हैं? अंतः विवाह विवाह का वह रूप जिसके अंतर्गत अर्थात जिसके अंदर किसी विशिष्ट वर्ग के अ, लड़का या लड़की हो जो इच्छुक होते हैं उनमें ही विवाह हो जाता है। मतलब इसमें समझ लीजिए अंतः विवाह विवाह की वह प्रक्रिया है जिसके अंदर एक खास वर्ग में ही लोगों का शादी हो जाता है। बहिर्विवाह का मतलब होता है जिसमें लड़का और लड़की जिस विशिष्ट वर्ग के सदस्य हैं उससे बाहर शादी होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अंतःविवाह और बहिर्विवाह दोनों को समझा देता हूँ। अंतःविवाह का मतलब होता है यह एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर ही लड़के और लड़की की शादी हो जाती है, इसी के अंदर, इससे बाहर वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन बहिर्विवाह में क्या होता है कि यह एक वर्ग है और दूसरा वर्ग ये है, तो या तो इसका लड़का इसकी लड़की से शादी करेगा या फिर इसका लड़की जो है इसके लड़के से शादी करेगा। मतलब अपने वर्ग से बाहर निकल के जो शादियां होती है उसे हम बहिर्विवाह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है युवा वर्ग में बढ़ती हिंसा और अपराध के कारण को बताइए। आजकल के जो युवा हैं, जो नवयुवक हैं, जो किशोर हैं, उनमें जो हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अपराध करने का प्रवृत्ति बढ़ रहा है, इसके बारे में बताना है। किशोरों में हिंसक व्यवहार के पीछे घर और समुदाय में हिंसा से संपर्क में आना या फिर इसे देखना, इससे आक्रामकता या शारीरिक शोषण का शिकार होना भी होता है। कई बार जो युवा वर्ग के लोग होते हैं वही कई कारणों से ही हिंसा में उतर जाते हैं। जैसे वो समाज में यदि उनको समानता का अधिकार नहीं मिलता है तो वो हिंसा करने पे उतारू हो जाते हैं। समाज में यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वो हिंसा करने पे उतारू हो जाते हैं। समाज में कई बार गरीबी भी मुख्य कारण होता है जिसमें युवा वर्ग के बच्चे जो हैं वो हिंसा पे उतारू हो जाते हैं, अपराध करने लगते हैं। कई बार महत्वाकांक्षी बच्चे जिन्हें बहुत तरह की चीजों की लालसा होती है, महंगे बाइक, कपड़े और बहुत सारे ऐसे फैशन की चीजें जो उन्हें पूरा नहीं होने के बाद वो हिंसा या अपराध का रास्ता अपना लेते हैं, और बहुत जल्दी तरक्की करने वाले व्यक्ति भी, किशोर भी, लड़के भी इस तरह के
अपराध को अपनाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ड्रग्स या शराब का उपयोग करते हैं, उनके अंदर भी इस प्रकार का आक्रामकता आ जाता है। परंतु सबसे बढ़कर अस्त्र या शस्त्रों को आसानी से उपलब्ध होना, आजकल आपको पता है ना, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, ये सारी चीज़ें कितनी आसानी से लोगों के पास उपलब्ध हो जाता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है जिससे आजकल के नवयुवक, जवान बच्चे, किशोर, ये सब अपराध की दुनिया को अपना लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है समाज शास्त्र और इतिहास एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे? तो देखिए, समाज शास्त्र का अध्ययन, समाज शास्त्र जो है वो किसी न किसी समाज के अध्ययन के बारे में बताता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसका गहन अध्ययन ही समाज शास्त्र कहलाता है, और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखकर वर्तमान समस्या पर ध्यान देता है। मतलब जिस समाज में हम रहते हैं उसके अंदर किन किन प्रकार की परेशानियां हो रही है, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है समाज के लोगों को, इसी चीज का गहन अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। इस तरह के विश्लेषण में वर्तमान और अतीत दोनों करीब आते हैं। समाजशास्त्रियों ने अक्सर समय के साथ सामाजिक परिवर्तन, विकास और समाज के चेहरे को बदलने के लिए इतिहास का संदर्भ दिया है। जब भी हम समाज के अंदर किसी न किसी तरह का परिवर्तन अगर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे विकास, समाज के चेहरे, वहाँ का इतिहास, इन सभी मुद्दों को सही तरीके से अध्ययन करके ही हम समाज के अंदर सामाजिक परिवर्तन को ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि समाजशास्त्र बिना इतिहास के तो अधूरा है। जब तक इतिहास को बीच में ना लाया जाए, तब तक समाज के अंदर सामाजिक परिवर्तन या फिर समाज के साथ जो भी अध्ययन किया जाता है, उन सभी चीजों को करना मुश्किल हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है वर्ग संघर्ष के कारणों का व्याख्या करें। VVI प्रश्न रहेगा ये वर्ग संघर्ष के बारे में। तो देखिए, वर्ग संघर्ष के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला तो है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। मतलब जब कुछ वर्ग उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व रखते हैं, मतलब पर्सनल, उनके अंदर में रहता है वो स्वामित्व, और दूसरे वर्ग उसके अधीन श्रम करते हैं। मतलब पूंजीपति वर्ग के लोगों के अंदर जो मजदूर काम करके अपना गुजारा करते हैं, तो इससे उत्पादन के फल में असमानता और शोषण पैदा होता है। क्योंकि जो भी पूंजीपति लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग, जो श्रम वर्ग के लोग हैं, उनका शोषण करते हैं। उदाहरण के लिए दासत्व को ले लीजिए, सामंतवाद को ले लीजिए, पूंजीवाद का यह कारण लागू होता है। तो ये सारे कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें श्रम करने वाले व्यक्तियों का शोषण होता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन। जब उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है, तो इससे उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, लाभ, बाजार, यातायात, संचार में भी परिवर्तन होता है। इससे वर्गों के बीच के संबंधों में परिवर्तन होता है और नए वर्ग यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिक क्रांति पूंजीवादी वर्ग सर्वहारा वर्ग को जन्म देता है। तो ये सारे पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स यहाँ पे वर्ग संघर्षों की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है MN श्रीनिवास के अनुसार ग्रामीण समुदाय के अध्ययन के महत्व को विस्तार से समझाइए। MN श्रीनिवास एक अच्छे समाजशास्त्री थे। उन्होंने ग्रामीण समुदाय के अध्ययन के महत्व के बारे में बताया है। देखिए, श्रीनिवास जब ग्रामीण समुदाय की संकल्पना और गांव की आर्थिक संस्कृति अंतर्निर्भरता की बात करते हैं, तो वे अव्यक्त ढंग से अखिल भारतीय सभ्यता की बात भी करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि श्रीनिवास ने जाति के अध्ययन में ब्राह्मणवादी या उच्च जाति का दृष्टिकोण अपनाया। मतलब ये खुद भी तो एक ब्राह्मण ही थे, इसलिए ब्राह्मणवादी विचारधारा और उसके दृष्टिकोण से प्रेरित थे, ऐसा कुछ विद्वानों ने, कुछ समाजशास्त्रियों ने MN श्रीनिवास के बारे में बताया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है नौकरशाही संरक्षण क्यों आवश्यक है, विस्तार से बताइए। ये भी प्रश्न आपका VVI रहेगा फाइनल एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि नौकरशाही संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है यह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि एक निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णय को लागू करने का यह जिम्मा उठाता है। दूसरा है यह शासन को व्यवस्थित, निष्पक्ष,
नियमानुसार, पारदर्शी बनाता है क्योंकि यह अपने कार्यों को लिखित रूप से दर्ज करता है और जांच और मुआवजे की व्यवस्था भी करता है। तीसरा पॉइंट है, यह जनता के हितों की रक्षा करती है क्योंकि यह उसके अधिकारों, शिकायतों और मांगों को सुनता है, उन्हें उचित सेवाएं और सुविधाएं भी प्रदान करता है। अगला पॉइंट हमारा, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देती है क्योंकि यह विभिन्न भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समूहों के बीच समानता, समन्वय और सहयोग को बढ़ाती है। अगला पॉइंट इसी में है, यह विकास को गति देता है, मतलब अपने समाज के अंदर प्रोग्रेस को बढ़ाता है क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों का निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन भी करता है। तो नौकरशाही, देखिए नौकरशाही एक ऐसा पॉइंट है जो हम पॉलिटिकल साइंस से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने कई बार इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा किया है, जिसमें कार्यपालिका जैसे शब्दों को भी आपने समझा था। कार्यपालिका शब्द के अंदर ही नौकरशाही व्यवस्था को लागू किया जाता है, जिसमें सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस इत्यादियों की चर्चा हमने क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस में भी किया है, क्लास 11th के भी पॉलिटिकल साइंस में किया है। हालांकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कार्यपालिका आपके क्लास 11th में तो कार्यपालिका के एक चैप्टर्स ही हैं, पूरे कार्यपालिका ही आपको पढ़ना है, क्योंकि जिस प्रकार से संविधान के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इनके बिना हमारे संविधान का कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं न कहीं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों आपस में एक दूसरे को सहयोग ही करता है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत ही नौकरशाही व्यवस्था भी आती है, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौकरशाही ही एक ऐसी व्यवस्था है जो संविधान के बनाए गए नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करता है। इस प्रकार से देखा आपने सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, सिंपल पेपर 2024, और ये नंबर 7 था, ऑलरेडी मैंने बताया भी है, क्लास 11th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।